नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त तो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन के बैठक की और नासिक को मिली सौगात की, और भी बहुत कुछ है खास। तो चलिए शुरू करते हैं रिपोर्टर लाइव की, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देंगे हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने आज महाराष्ट्र में दौरा किया है। क्या कुछ खास रहा इस दौरे में, बता रही है हमारी संवाददाता ज्योति निषाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नासिक दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत एक मेगा रोड शो के साथ की। उसके बाद राष्ट्रीय युवा महोत्सव में युवाओं को संबोधित करते हुए युवाओं को प्रेरित किया, और इसके बाद पीएम मोदी ने कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और उसके बाद पीएम मोदी ने एक बड़ी सौगात देते हुए अटल सेतु का भी उद्घाटन किया। आपको बता दें, इस रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार शामिल थे। और आपको बता दें, रोड शो के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गोदावरी नदी किनारे स्थित रामकुंड में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे काला राम मंदिर पहुंचे और वहां भी उन्होंने पूजा अर्चना की, और साथ ही पीएम ने वहां पर मजीरा भी बजाया। और इसके बाद पीएम ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय युवा महोत्सव के मौके पर पीएम मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी जनता से अपील है कि मां बहनों पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल न करें। इसके बाद पीएम मोदी ने देश को एक बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने अटल सेतु का उद्घाटन किया। आपको बता दें, ये अटल सेतु करोड़ों की लागत से बना हुआ है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 21 किलोमीटर है और इसमें 6 लेन हैं। और आपको बता दें, ये देश का सबसे लंबा पुल होने वाला है। ये मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को आपस में जोड़ेगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने देश को बड़ी सौगात देते हुए करोड़ों का अटल सेतु का उद्घाटन किया है, जिससे जो कि देश का सबसे बड़ा सेतु माना जाएगा। और आपको बता दें कि पीएम मोदी ने काला राम मंदिर में जाके पूजा अर्चना की, और इसके साथ ही पीएम मोदी मंदिर में मजीरा बजाते हुए और साथ ही पोछा लगाते हुए देखे गए। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं ज्योति निषाद, इंडिया वॉइस, नोएडा। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर को लेकर एक खास ऑडियो शेयर किया है। क्या है इस ऑडियो में, बता रहे हमारे संवाददाता आदित्य सिंह। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में अब कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं। ये कार्यक्रम पूरे भारत और भारतवासियों के लिए बेहद खास है, क्योंकि कई दिनों से लोगों का काफ़ी लंबा इंतज़ार रहा है कि राम लला वापस अपने घर में विराजमान होंगे। और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर जहाँ तक बात करें तो सियासत भी हो रही है। कांग्रेस ने जो है निमंत्रण ना मिलने और इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मिलित होने से मना किया है, तो बीजेपी वार पलटवार कर रही है। लेकिन इन तमाम सियासी संग्रामों के बीच और लोगों के हर्षोल्लास के बीच और इस राममय माहौल के बीच पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर अपना एक ऑडियो मैसेज भारतवासियों के साथ साझा किया है। इस ऑडियो के बारे में पीएम मोदी ने लिखा कि वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, तो उसके लिए 11 दिन के विशेष अनुष्ठान पर वो हैं। ऑडियो की शुरुआत उन्होंने राम राम के साथ की और साथ ही ये भी कहा कि जीवन में कुछ ऐसे क्षण हैं जो ईश्वरीय आशीर्वाद के कारण ही यथार्थ में बदलते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि वो जब इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे तो वो सभी भारतवासी का प्रतिनिधित्व करेंगे। और इस ऑडियो को जारी करके उन्होंने तमाम भारतवासियों से और सभी से आशीर्वाद की भी कामना की है कि वो उन्हें आशीर्वाद दें। हालांकि ये ऑडियो बेहद खास है, क्योंकि अब कुछ ही दिन का समय बचा है। इस बीच पीएम ने एक संदेश जनता के नाम दिया है। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। मैं आपके साथ आदित्य सिंह, कैमरा पर्सन सौरभ के साथ। तो वहीं मथुरा में निर्मित धूप बत्ती अयोध्या धाम जाएगी। क्यों जाएगी धूप बत्ती अयोध्या, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। 22 जनवरी को अयोध्या धाम में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा पूजा कार्यक्रम में मथुरा में निर्मित 108 धूप बत्ती जाएंगी। दीनदयाल धाम कामधेनु गौशाला से 108 धूप बत्ती यहाँ से जाएंगी, जबकि मथुरा से अभी ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर से बांसुरी और अन्य सामान जो है श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन
पहुंचेगा, उसकी सभी तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर कामधेनु गौशाला जो दीनदयाल धाम में मौजूद है, वहाँ के लोगों ने इसकी तैयारियां की हैं और 108 धूप बत्ती ले जाने का निर्णय लिया है, जो कि मथुरा में निर्मित हैं। ये धूप बत्ती और अगरबत्ती मथुरा में निर्मित हैं और यहाँ से जो है श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन 22 जनवरी को पूजन महोत्सव में शामिल होंगे। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। तो वहीं इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार तकरार जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। लोकसभा चुनावों को लेकर इंडिया गठबंधन लगातार बैठक पे बैठक कर रहा है। बता दें कि जिस तरीके से लगातार इंडिया गठबंधन की जो पहली बैठक थी वो पटना में हुई थी, लेकिन बता दें कि लगातार सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है। बता दें कि जिस तरीके से लगातार बैठक चल रही है, इसमें जो है साफ हो जाएगा कि आखिरकार पहली सूची जो है जारी की जाएगी कि आखिरकार कौन सी पार्टी कितने उम्मीदवार वहाँ पर उतारेगी। लगातार देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन जिस तरीके से लगातार मजबूती की अंदर पकड़ने के लिए तैयार हुआ बैठा है, तो उसको देखा जा रहा है लगातार कि आखिरकार इंडिया गठबंधन में कितनी सीट शेयरिंग जो है तमाम पार्टियों को दी जाएंगी। 2024 का चुनाव नज़दीकी आ रहा है, तो 2024 को देखते हुए सपा ने जो है अपना मंथन प्रस्ताव रखा था। उसके बाद लगातार रायबरेली और अमेठी वाला सीट को देखते हुए कांग्रेस ने अपना प्रस्ताव रखा था, लेकिन अखिलेश यादव की बैठक में पहुंचने का एक अहम मुद्दा है जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर, और साथ ही सीट शेयरिंग में कितनी सीट समाजवादी पार्टी को दी जा सकती हैं। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो वहीं बंगाल में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने एक बार फिर से छापेमारी की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार कुमार। बंगाल में ईडी की टीम पर जो छापेमारी के दौरान हमला हुआ था, उसके बाद से ईडी की टीम एक बार एक्शन मोड में दोबारा से नजर आ रही है। कोर्ट से सुरक्षा मिलने के बाद ईडी का एक्शन जो है वो लगातार जारी है। ये छापेमारी शुक्रवार सुबह कोलकाता स्थित बोस के घर पर की गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईडी ने नगर निगम भर्ती घोटाला मामले को लेकर छापेमारी कर रही है। बता दें कि इस समय ईडी अपने पूरे एक्शन मोड पर है। ईडी जगह जगह पर छापेमारी कर रही है। इस दौरान ईडी ने टीएमसी नेता सुजीत बोस के घर पर छापेमारी की। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं तुषार कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस ने बैठक की है। क्या कुछ खास रहा इस बैठक में? इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता तुषार गुप्ता। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी भी एक्टिव नजर आ रही है और इसको लेकर जो कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर है चैनिका उनियाल, वो उत्तराखंड के देहरादून पहुंची और जो प्रवक्ता है उनके साथ बैठक की और चर्चा की कि जो राज्य और केंद्र के जितने भी एजेंडा है उसे किस तरह से सेट किया जाए। केंद्र की बात की जाए तो महंगाई, बेरोजगारी जैसे जो मुद्दे हैं उन्हें जन जन तक पहुँचाया जाएगा। वहीं अगर राज्य की बात की जाए तो महिला सुरक्षा, साथ साथ कानून व्यवस्था को लेकर एक मुद्दा बनाया जाएगा और उसी के तहत पूरा चुनाव लड़ा जा सकता है। वहीं अगर टीडी लोकसभा के जितने भी प्रवक्ता थे इसमें शामिल थे। वहीं अगर चैनिका उनियाल की बात की जाए तो ये तमाम लोकसभा सीटों में जाएंगी और वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, स्थितियाँ हैं और मुद्दे हैं, वहाँ जाकर जो प्रवक्ता हैं, साथ साथ जो जिला अध्यक्ष हैं, उनसे वार्ता करेगी और जानेगी कि किन मुद्दों के और एजेंडाओं के साथ साथ हम लोकसभा की 5 सीटें प्रचंड बहुमत के साथ जीत सकते हैं। लेकिन जिस तरह से जो बैठकों का दौर लगातार जारी है और 15 तारीख को जो नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी यहाँ पहुँच रही है, तो इससे ऐसा लगता है जो कांग्रेस भी अब चुनावी मोड पे आ गई है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में वर्चुअल बैठक की है। क्या कुछ खास रहा इस बैठक में? इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता अभय कैंतुरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में जिलाधिकारियों के साथ आज वर्चुअली बैठक की। प्रदेश भर में सांस्कृतिक उत्सव कार्यक्रमों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला अधिकारियों से कार्यों की समीक्षा जानी और जनपद में किस स्तर पर काम हो रहा है उन सब चीजों की प्रकृति रिपोर्ट ली। मुख्यमंत्री की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है कि 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक, यानी मकर संक्रांति से लेकर अयोध्या में श्री राम मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा तक पूरे प्रदेश भर में जो सांस्कृतिक कार्य होने उसका उत्सव के रूप में मनाए जाने के निर्देश यहाँ पर दिए जा चुके हैं। पूर्व में शासन की तरफ से बाकायदा सभी जिलाधिकारियों को, कमिश्नर्स को आदेश यहाँ पर जारी हो चुके हैं। ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में इस दौरान जो भक्तिमय माहौल होगा, जो रामभय माहौल होगा, उसको लेकर लगातार सरकार तैयारी यहाँ पर कर रही है और आम जनता की सहभागिता इन कार्यक्रमों में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको लेकर दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए। अब देखना यही होगा कि अधिकारियों की तरफ से किस प्रकार से जिम्मेदारी का निर्वहन किया जाता है और किस तरह उत्सव पूरे प्रदेश में मनाया जाता है। कैमरामैन अफरा साहब, अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून।
तो वहीं उत्तराखंड में बदलते मौसम का मिजाज अब जनता के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता अभय केंतुरा। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल चुका है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान दिया था कि घना कोहरा छाया रह सकता है, वो असर उसका दिखने लगा है। देहरादून के ज्यादातर हिस्सों में, इस मैदानी क्षेत्रों में कह सकते हैं कि कोहरे ने अपनी चादर ओढ़ी हुई, जिसके चलते विजिबिलिटी कम हो रही है। आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग ने इसी तरह के मौसम की रहने का अनुमान यहाँ पर जताया। यानी पहाड़ी क्षेत्रों पर जो ठंड है वो ज्यादा बढ़ेगी, उसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी दिखने लगेगा। जो कोहरे की जो चादर है वो मैदानी क्षेत्रों में जनता की परेशानियों का सबब बन सकती है। ऐसे में लोगों से, यात्रा करने वाले लोगों से खासी सावधानी बरतने की हिदायत यहाँ पर दी जा रही है, उसके सुझाव यहाँ पर दिए जा रहे हैं। कोशिश यही है कि जनता इस ठंड से बची रह सके। उसके लिए जरूरी है कि मौसम विभाग ने जो सावधानी बरतने के लिए कहा है उसका लोगों को पालन यहाँ पर करना होगा, ताकि वो इन परेशानियों से बचे रह सके। लेकिन आने वाले ये कह सकते हैं कि अगला एक हफ्ता इसी प्रकार से मौसम लोगों को परेशान करता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन असंग के साथ अभय केंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। तो वहीं सिद्धार्थनगर में आंगनवाड़ी केंद्र से एक ऑडियो वायरल हो रहा है। ऐसा क्या है इस ऑडियो में जो कि ये तेजी से वायरल हो रहा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश यादव। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि का एक ऑडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र का पैसा मांगते हुए जो कि उसमें ग्राम विकास अधिकारी का बातचीत करते हुए वो ऑडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी जो है उस प्रधान प्रतिनिधि से पैसा मांगते नजर आ रहे हैं। अब देखने की बात यह है, जब काम हुआ ही नहीं तो किस चीज का वो पैसा ले रहे हैं, मांग रहे हैं, उस ऑडियो में सुनाई पड़ रहा है। ऑडियो में साफ बातचीत करते हुए सचिव का उसमें दिख रहा है, जो कि ऑडियो में कमीशन देने का बताया जा रहा है, सचिव राजदीप का। और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से ये बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। अब देखने की बात यह है कि इस तरह से जो कि ऑडियो सोशल मीडिया पे जब वायरल हुआ है, अब इसमें कार्रवाई कब होती है ये तो समय बताएगा कि इस तरह के ऑडियो में जो कि बातचीत में लग रहा है कि ग्राम विकास अधिकारी जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं, बगैर आंगनबाड़ी केंद्र बनने से पहले ही उसमें ऑडियो में पैसे मांगने की बातचीत हो रही है, तो कार्रवाई इस पे कब होती है ये तो समय बताएगा। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव। तो वहीं चंदौली में जिला अस्पताल में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। क्या है भ्रष्टाचार, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पवन पांडे। इस समय हमारी मौजूदगी पंडित कमलापति त्रिपाठी जिला संयुक्त चिकित्सालय पर है। आपको बता दें कि इस समय ठंड में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। जो आज सुबह 10 बजे से पहले का जो तापमान था वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो कहीं ना कहीं अब मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और मरीज जिला अस्पताल की ओर रुख कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिला अस्पताल पर जो मरीज आ रहे हैं, मरीजों का आरोप है कि उन्हें चिकित्सकों द्वारा बाहर की दवाई लिखी जा रही है। वहीं जो पर्चे हैं, पर्चे पे साफ दिखाई दे रहे हैं कि जो दवाई है वो बाहर की दवा है, मतलब जो दवा यहाँ पे नहीं है, अवेलेबल नहीं है, वो दवा यहाँ पे नहीं है, वो बाहर से लिखी जा रही है। वहीं जब जो मरीज हैं, जब वो जहाँ पे पहुँचते हैं, जब अपनी दवा लेने के लिए पहुँचते हैं, तो जो फार्मासिस्ट होते हैं उनके द्वारा ये सलाह दी जाती है कि वो जो दवाई डॉक्टर चिकित्सक द्वारा जो लिखा गया है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है और आप जाकर के बाहर ले लें। तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार की ओर, कहीं ना कहीं ये कमीशन खोरी की ओर इशारा कर रहा है। वहीं इस संबंध पर सीएमएस डॉक्टर उर्मिला सिंह से जब वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि यह मामला मेरे संज्ञान में नहीं था। ऑलरेडी पहले ही चिकित्सकों को निर्देशित किया गया था कि जो दवा जिला अस्पताल में मौजूद हो वही आप दवा लिखिए, बाकी बाहर की दवा नहीं लिखे। बशर्ते इसके बाद भी अगर चिकित्सकों द्वारा अगर वो दवा लिखी जा रही है जो जिला अस्पताल में मौजूद हो, तो कहीं ना कहीं उनकी घोर लापरवाही है। तो इस विषय पे जांच करा करके शीघ्र ही दोषी जो भी इसमें पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पवन पांडे। तो वहीं हरदोई में कोटेदार का राशन को लेकर घटतौली का वीडियो वायरल हो रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी। कोटेदार लगातार अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि भी ताज़ा मामला हरदोई के पाली का है, जहां पर उदयपुर गौरा गांव पड़ता है। वहां पर जो कोटेदार 1 यूनिट का 5 किलो राशन होता है
उसमें 4 किलो राशन दे रहे हैं, जो कि साफ तौर पे वीडियो में दिख रहा है कि 1 किलो का बाट जिस तरफ राशन तौला जाता है वहाँ पे 1 किलो का बाट आगे लगाकर उसको बोरी में डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी लगातार वहाँ के जो ग्रामीण थे वो शिकायत कर रहे थे, जो राशन लेने जाते थे लगातार उसकी शिकायत कर रहे थे। हालांकि यहाँ पे एसडीएम सवाईजपुर ने इसको संज्ञान में लिया है और आपूर्ति इंस्पेक्टर को निर्देश दिए हैं कि इसमें जांच करके जो भी कार्रवाई बनती है इस पर कार्रवाई करें। हालांकि लेकिन आपको एक बात ये बता दें कि ऐसे मामले पहले भी कई बार आ चुके हैं, लेकिन इस पे कहीं ना कहीं प्रशासन झुकता नजर आता है, कोई कार्रवाई के नाम पे शून्य नजर आता है। लेकिन इस बार एसडीएम ने संज्ञान में लिया है। अब क्या ये देखने की बात होगी क्या इस पे कोटेदार के ऊपर क्या कार्रवाई होगी। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि गाजियाबाद में आत्मदाह करने वाले व्यक्ति का वीडियो वायरल हो रहा है। क्या कुछ छिपा है इस वीडियो में, बता रहे हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार। अंदर एक युवक ने कुछ दिन पहले शिकायत पर सुनवाई न होने की वजह से हताश होकर युवक ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली थी। ये मामला आज से 1 हफ्ता पुराना है, लेकिन आग लगाने के बाद जब युवक को अस्पताल ले जाया गया तो युवक की इलाज के दौरान कल उसकी मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पूरे मामले पे डीसीपी ग्रामीण जोन विवेक चंद्र यादव ने कार्रवाई करते हुए थानेदार समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया और इनके खिलाफ विभागीय जांच कर दी है। जब युवक ने पेट्रोल छिड़कर अपने पेट्रोल छिड़का तो उसने एक वीडियो बनाई, जिसमें वीडियो में वो कहता नजर आ रहा है कि पुलिसकर्मियों ने, थानेदार ने, इंस्पेक्टर ने मेरी सुनवाई नहीं करी, जिस वजह से मैं हताश होकर आज मैंने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़कर आग लगा ली। उसने सीधा लोनी बॉर्डर थाने के प्रभारी और अन्य 4 पुलिसकर्मियों का नाम लेते हुए उन पर कार्रवाई करने की बात कही है। इस मामले को डीसीपी ग्रामीण जोन ने कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। कहीं ना कहीं अगर थाने में सुनवाई अगर हो जाती उस युवक की अपनी पत्नी से छेड़छाड़ के मामले को लेकर, तो आज युवक को ये कदम ना उठाना पड़ता। गाजियाबाद से प्रवीण कुमार, इंडिया वॉइस के लिए। तो वहीं सूरजपुर में आज भी कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि आधुनिक युग से काफी पिछड़े हुए हैं। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता अंकित सोनी। आजादी के 76 वर्ष बाद भी हम आपको एक ऐसे गांव की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो आज भी समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाई है। हम बात कर रहे हैं सूरजपुर जिले के बेल्टिके गांव में आने वाले पंडोपारा बस्ती की, जहां के रहने वाले पंडो जनजाति के लोग आज भी मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए। चाहे सड़क की बात करें या फिर बिजली के, अब तक इन तक ये सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है। प्रशासन और शासन लाख दावे करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दावे जमीनी हकीकत पर ठीक विपरीत नजर आती है। अब देखने वाली बात होगी कि तो मामला प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद प्रशासन की ओर से इनके लिए क्या पहल की जाती है। बहरहाल जब इस मामले पे शासन से सवाल किया गया तो उन्होंने तो कहा है कि इन तक जल्द से जल्द सुविधा मुहैया कराई जाएगी और इनकी जो समस्या है उनको भी हल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह भी है कि जहां ये समुदाय जनजाति जो राज्य की पीवीटीजी की श्रेणी में है, वहीं ये केंद्र की पीवीटीजी श्रेणी में कब तक शामिल हो पाती है, ताकि इनका मुख्य धारा से जुड़कर विकास हो सके। सूरजपुर से इंडिया वॉइस के लिए अंकित सोनी। तो वहीं संभल में कुछ दरिंदों ने एक शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सतीश सिंह। एक युवक के साथ 3 युवक ने कुकर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। ये मामला जनपद संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां पर हम आपको बताते चले कि एक सीधा साधा युवक था, खेत की रखवाली करने के लिए कि खेत में गायें न चली जाएं, तो उसकी माता ने गरीब परिवार से था तो भेज दिया। भेजने के बाद में ये बताया जा रहा है कि 3 लोगों ने उसे जंगल में ले जाकर उसके साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिया गया और रात भर उसे जंगल में रखा। इतना ही नहीं, दिल भरा उसकी एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। जब घर वालों को उसका बेटा नहीं आया तो उन्होंने खेत पर जाकर देखा तो खेत पर नहीं मिला, तो एक जगह मिला। जब देखा इधर उधर देखा ने के बाद में उसका बेटा मिला तो उसने अपनी आप बीती बताई। जब उसके मामले में जब जानकारी हुई तो उसकी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। कुकर्म की घटना को लेकर के जब इस मामले में पुलिस से तहरीर दी गई है और पुलिस ने आनंद फानन में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक आरोपी के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि एक सीधे साधे युवक के साथ जिस तरीका से 3 युवक ने
कुक्रम की घटना को अंजाम दिया गया है। खेत में जंगल में ले जाने के बाद उसे रात भर जंगल में रखा। कैमरामैन प्रसन्न के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज। तो वहीं हापुड़ में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां हापुड़ की सिटी कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम को मिली है बड़ी सफलता। आपको बता दें, सिटी कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम ने देर रात चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश मोबिन मूंछ व उसके साथी सुलेमान को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से एक तमंचा, एक चाकू, एक स्प्लेंडर बाइक बरामद की गई है। आपको बता दें कि सिटी कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम मोदी नगर रोड पर चेकिंग कर रही थी, तभी उन्हें सूचना मिली कि बाइक पर 2 संदिग्ध लोग आ रहे हैं, जिन्हें रुकने का जब पुलिस ने इशारा किया तो इन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 25,000 रुपये के इनामी बदमाश मोबिन मूंछ के पैर में गोली लगी है और इसके एक साथी सुलेमान को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है मोबिन मूंछ बुलंदशहर जनपद के जहीराबाद थाने से एक मामले में वांछित था और इस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। फिलहाल पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और घायल बदमाश मोबिन मूंछ को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही इनके कब्जे से एक स्प्लेंडर बाइक, एक तमंचा, एक चाकू व कारतूस बरामद किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं हापुड़ सिटी कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली है कि उसने मुठभेड़ के दौरान 25,000 रुपये के इनामी बदमाश सहित एक अन्य बदमाश को भी गिरफ्तार किया है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि प्रयागराज के नैनी में पुलिस और एसओजी की टीम को बड़ी सफलता मिली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। प्रयागराज और एसओजी टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए अवैध असलहों को बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। दरअसल अरैल इलाका जो नैनी का एक इलाका है, वहाँ पर ये अवैध असलहे बनाए जाते थे। 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 ऐसे शख्स हैं जो इन असलहों को बनाते थे। बाकायदा जो ट्रक की स्टीयरिंग होती थी, उसके पाइप के ज़रिए ये अवैध असलहे का निर्माण करते थे। पिछले काफ़ी समय से पुलिस को इस तरह की सूचनाएँ मिल रही थी। आज जब पुलिस ने छापा मारा तो वहाँ पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें एक शख्स ऐसा है जो अवैध असलहे को खरीदने के लिए आया था। अब जो डीसीपी जमुनानगर है अभिनव त्यागी, वो इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 4 लोग पकड़े गए हैं, ये कहाँ अवैध असलहों को सप्लाई करते थे, ये अवैध असलहे क्या किन लोगों के हाथों बेचे जा चुके हैं, किन टीमों से इनका संपर्क रहा है, इस तरह की तमाम जानकारियाँ इकट्ठा की जा रही हैं। हालांकि अर्धनिर्मित और निर्मित कई अवैध असलहे जब छापेमारी अरैल इलाके में की गई थी तो वहाँ पे पकड़ा गया है। 4 लोगों को पकड़ा गया है। कितने दिनों से ये काम कर रहे हैं, तमाम जानकारियों को इकट्ठा किया जाता है। हालांकि जिस तरह से इस अवैध फैक्ट्री को पकड़ा गया है, ये पुलिस इसे एक बड़ी कामयाबी मान रही है और उम्मीद कर रही है कि इनकी पूछताछ से और भी लोगों के बारे में जानकारी मिलेगी, जिनके खिलाफ मजबूत कार्रवाई की जाएगी। शोएब रिजवी, प्रयागराज। तो वहीं बरेली में चोरों ने बीती रात 2 घरों को निशाना बनाया है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता सनी गोस्वामी। में बरेली के मीरगंज क्षेत्र में बाबर नगर इलाके में चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाया। आपको बताएं, बीती रात 2 घरों को निशाना बनाया, जिसमें सोने चांदी की सहित कुछ कैश का मामला सामने आया है। बताया है कि कुछ कैश भी लेके गए हैं। आपको बता दें, मीरगंज क्षेत्र में लगातार कुछ दिनों से चोरी की घटनाओं में इजाफा देखा गया है। जैसी ठंड बढ़ी है वैसी चोरी की घटनाओं में इजाफा देखा करा है। इसको पहले अभी कुछ दिनों पहले ही मीरगंज पुलिस ने 6 शातिर चोरों को पकड़कर जेल भेजा था। वहीं 6 लोग फरार थे, जिसके लिए टीम लगा दी गई है। पुलिस टीम का कहना, अधिकारियों का कहना है, वहाँ टीम लगी हुई है। जो उनको जो फरार कैदी जो फरार हैं चोरी करने वाले, उनके पकड़ने के लिए टीम बनाई हुई है। वहीं आपको बताते ये जो चोरी हुई है, जो 2 घरों को चोरी हुई है, वो मीरगंज के मीर खां बाबर नगर का मोहल्ला है, जहाँ पे लास्ट में 2 मकान हैं। ये बताया गया है कि दोनों मकान खाली थे। कुछ लोग अपने ससुराल में गए हुए थे और दूसरे घर वाले लोग अपने मैके गए हुए थे, जिसको लेकर बताया गया है जैसे ही उन्होंने सुबह अपने मकान को देखा, उनके होश उड़ गए। वहीं बताया गया कि जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिली, पुलिस तुरंत पहुंची है और छानबीन में जुटी हुई है। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। वहीं कुंवर बहादुर सिंह प्रभारी निरीक्षक ने कहा है, उन्होंने कहा है कि ये मामला उनके सामने आया, जैसी तहरीर आएगी उसी आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि पुलिस लगातार रात में पेट्रोलिंग कर रही है, रात में गश्त कर रही है, जिसके बाद में लगातार उनकी सक्रियता बढ़ी हुई है। लेकिन जैसे ही अभी कुछ मामला निकल के आएगा तो जो चोर होंगे, अज्ञात चोर होंगे, उनको भेजकर जेल भेजा जाएगा। इंडिया वॉइस के लिए सनी। रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।